हक नशीन तानिया ताहिर नॉवेल्स के सिर्फ 2। सब उन लोगों से मिलकर चले गए थे। मीर हाकिम और गुललाला अकेले रह गए। समीर और माहिर माही के पास थे। गुललाला को वो दोनों याद आ रहे थे, लेकिन इसकी तबीयत के पेश नज़र कोई भी उन दोनों को हॉस्पिटल नहीं लेकर आया था, क्योंकि वो गुललाला को तंग करते तो इसे परेशानी होती। शादी मीर हाकिम को कह कर गई थी कि गुललाला का अच्छे से ख्याल रखे। मीर हाकिम न रखता तो और क्या करता। इसने इसे इतनी बड़ी खुशी जो दी थी, वो बेहद खुश था कि इसकी खुशी इसके चेहरे से यहाँ हो रही थी। गुललाला दवाइयों के जेर असर गुनूदगी में थी, जबकि वो कोर्ट के पास खड़ा अपनी बेटी को प्यार से छू रहा था। मालूम नहीं क्यों ये एहसास अलग था। इसके दिल ने ज़रा सी ख्वाहिश की थी, और इस ख्वाहिश और इस बात के तहत इसने अपना सारा मिजाज बदल दिया था। सिर्फ एक बदुआ ने इसको बहुत बदल दिया था, जो गुललाला ने इसकी बेटी को दी थी। वो नहीं जानता था कि इसकी बेटी होगी, क्योंकि गुललाला ने इसे बेटे का ही बताया था। और अब जब एक छोटी सी परी इसके हाथ में थी, तो इस तरह खुश था जैसे दुनिया जहान की हर नेमत इसके हाथ में हो, जैसे जिंदगी में इसे कोई खुशी मिली ही नहीं इससे पहले। गुललाला की आंख हल्की हल्की आवाज पर खुली, जैसे कोई प्यार से किसी को पुकार रहा हो। उसने गर्दन घुमाकर अपने बाएं सिर देखा तो वो कोर्ट के पास खड़ा उस बच्ची को प्यार कर रहा था। वो देखकर हल्का सा मुस्कुराई, मालूम नहीं कैसे, लेकिन मीर हाकिम को भी इल्म हो गया कि वो जाग गई है। इसने मुड़कर इसे देखा। दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ। मीर हाकिम ने गहरा सांस भरा और आहिस्ते से चलता उसके पास आया। अब तक उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। गुललाला इसी की तरफ देख रही थी। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? गुललाला हल्का सा मुस्कुराई। अगर मैं आपको बता देती तो आप इस तरह खुश ना होते। वो आहिस्ते से बोली, तुमने जानबूझकर मुझे वो बद्दुआ दी थी कि तुम्हें लगता था कि मैं इसके असर में चला जाऊंगा। इसको घूर कर देखने लगा। मैंने जानबूझकर नहीं दी थी, लेकिन ये जरूरी था आपके लिए। वो बोली तो मीर हाकिम सर हिला गया। वो चेयर घसीट कर उसके नजदीक बैठा और उसका हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो गुल, मैंने तुम्हें नाजायज जिद पर काफी अजियत दी है। मैंने हम दोनों की मोहब्बत को नहीं देखा। मैंने ये महसूस नहीं किया कि ये हराम मेरी औलाद के अंदर जाकर इनके लिए भी नुकसान का बायस है। तुम्हारे लिए भी नुकसान है और मेरे लिए भी। मैं माँ से जिद लगा चुका था, तभी अच्छे बुरे की यहाँ तक के तुम्हारी मोहब्बत को भी भूल गया। उन्होंने शादी साहिल खान से की और मुझे छोड़ दिया। मुझे यकीन ही नहीं था कि कभी वो मुझे छोड़ देंगे। इनकी इतनी मोहब्बत पाली थी कि इन्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता था। मुझे साहिल खान से नफरत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर साहिल खान को तरजीह दी। और फिर जब मुझे पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से पहले से मोहब्बत करते थे, तो मुझे ये महसूस हुआ कि उन्होंने मेरे बाप के साथ जुल्म किया। ये उनके साथ ज्यादती थी कि एक लड़की किसी और से मोहब्बत करती है और वो किसी और के साथ रहने लग जाए, तो ये जुल्म है। उस आदमी के साथ धोखेबाजी है। मुझे अपनी माँ से चिढ़ हो गई। साहिल खान को कभी मैंने अपना बाप समझा ही नहीं। मैं ये चाहता था कि मैं इतना ही अमीर रहूं अपनी ज़ात से जितना साहिल खान है। मुझे नहीं पता था मेरी किस्मत क्या है। बस दोस्त के साथ चला गया और वहाँ उसने जुआ खिलवाया, तो पहली बार लगा कि यहीं सब कुछ मिलेगा मुझे, और मिला भी। मैंने बहुत ऊंचाई को छुआ है, लोगों की नज़रों में हसद देखी, अपनी किस्मत से जलन महसूस की, तो दिल ही ना किया कि कभी छोड़ने का। वो उसका हाथ पकड़ गया। इस सब में सबसे ज़्यादा बुरा यह हुआ कि मैंने तुम्हें खो दिया। 3 साल तुम्हारी बेइतनाई और लापरवाही मुझे और जिद में ले गई, लेकिन तुम्हारा ये इनाम मुझे तुम्हारा मकरूज कर गया। मैं हैरान हूँ, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतना खूबसूरत तोहफा मिला। उसका हाथ झुक कर चूम गया। गुललाला की आंखों में आंसू थे। मुझे आपके लौट जाने पर अब भी शक है। लगता है कभी कभी कि फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। वो मुंह बसूर कर बोली तो मुस्कुरा दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अब बदल जाऊंगा या तुमसे कोई वादा करूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं अपनी बेटी की माँ को अब तकलीफ नहीं दूंगा, कोई भी। वो उठा था, गुललाला की कमर में हाथ डाला और उसे खुद में भींच लिया। आई एम सॉरी, मैं वो वक्त नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं इसे संवारने की कोशिश जरूर करूंगा। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बस मेरा साथ आइंदा भी ना छोड़ना। वो नरमी से उसके बालों में हाथ फेरने लगा। गुललाला ने सर हिलाया। तुमने मुझे माफ कर दिया? उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखता, उसकी ठोड़ी ऊपर करता पूछ रहा था। नहीं, गुल जरा नखरा दिखाती बोली। ओह अच्छा, तो फिर कैसे माफ करोगी? वो सवाल कर रहा था। जरा थोड़ी मेहनत करें, मनाने की कोशिश करें, मान जाऊंगी, वो बोली। तो मीर हाकिम हंस दिया। चलो फिर हॉट से तरीके से तुम्हें मनाऊंगा और हम एक और बेबी प्लान कर लेंगे। वो उसके कान में सरगोशी कर गया। वट? नो नेवर, अब मजीद नहीं मीर। वो इससे झटके से दूर हुई। चुप करो, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। मीर हाकिम शाने उचकाता बोला। बात सुने, मैं नहीं दे रही मजीद। आपने जहां से लाकर फौज जमा करनी है कर लें। वो मुंह बनाकर रुख फिर गई। खैर, वो तो मैं तुम्हें पटा ही लूंगा। मीर हाकिम ने आंख दबाई। आप कितने बुरे हैं? वो उसके सीने पर हाथ मार गए। मेरा दिल करे तो अच्छी खासी बुराई करूं तुम्हारे साथ। तुमने 3 साल में इतना कम अपनी कुर्बत की खुशबू दी है, मैं तो भूल ही गया हूँ सब। वो मासूमियत से बोला। शर्म तो छू कर भी नहीं गुजरी ना? वो घूरने लगी। हाँ, नहीं गुजरी। पता, तुम्हें प्रेग्नेंट देख करने का मेरा एक मकसद है। वो सुकून से उसकी गोद में सर रखता लंबा दराज हो गया, जबकि गुलाला उसकी इस बचकाना हरकत पर मुस्कुरा दी। वो ड्रिप वाले हाथ से ही उसके बालों में हाथ फेर रही थी, जबकि मीर हाकिम काफी पुरसुकून था। एक्चुअली जब तुम्हारा पेट बाहर आ जाता है, जब तुम मोटी हो जाती हो, तो मुझे ना जाने क्यों इतनी अच्छी लगती हो। मेरा दिल करता है हम हर साल एक बच्चा करें। उफ मीर हाकिम, मैं इंसान हूँ। इसके इरादों से घबरा गई। हाँ ये भी है। वो मासूमियत से सर हिला गया, जबकि वो हंसती। मीर हाकिम उसके चेहरे की सिम देखने लगा। वो प्यारी लग रही थी हंसते हुए।
میر حاکم نے اس کی گردن میں نرمی سے ہاتھ ڈالا اور اس کو جھکا لیا خود پر۔ نہیں میر، وہ جھک نہیں پا رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اسے لٹا کر خود بھی اس کے پہلو میں اس تنگ بیڈ پر لیٹا کہ آدھا نیچے تھا آدھا گلالہ پر وہ ہنس رہی تھی اس کی حرکتوں پر۔ کین وی میک اے لانگ کس؟ وہ آہستگی سے بولا۔ گلالہ شرما سی گئی۔ پلیز، وہ محبت سے بولا تھا۔ وہ سر ہلا گئی اور پھر میر حاکم سے ایسے چھوا جیسے برسوں سے پیاسا ہو۔ اس کے انداز میں نرمی نہیں تھی، شدت تھی۔ میر، وہ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز ابھی مت روکو۔ اس کی گردن پر بے ساختہ ہونٹوں کو گھسیٹتا سرسراتے لہجے میں بولتا، اسے چپ رہنے کا کہہ گیا تھا۔ گلالہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اف، کیا مصیبت ہے! وہ اس کے ایک دم درد سے آہ بھرنے پر دور ہوا چڑ کر۔ اس کا آپریٹ ہوا تھا اور وہ کیسے اس کو خود بھیج لینا چاہتا تھا، جو کہ خیر ابھی ممکن نہیں تھا۔ گلالہ کھلکھلا دی۔ کل پوچھتا ہوں ڈاکٹر سے کہ تم کب ٹھیک ہوگی۔ اس کے بستر سے اٹھا اور اسے سہولت سے لٹا دیا۔ کچھ تو شرم کریں، ڈاکٹرز نے آپ کو سنا دینی ہے۔ وہ بولی تو وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا۔ ایسی کی تیسی ڈاکٹرز کی، تم میری بیوی ہو، سب کچھ کر سکتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ اسے سونے کا کہہ کر پیچھے ہٹا۔ اچھا سنیں، وہ بولی۔ میر حاکم نے مڑ کر دیکھا۔ ماہر اور سمیر کو لے آئیں، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے، گلالہ نے کہا تو وہ گھبرا کر تو وہ گہرا سانس بھر گیا۔ مجھے تو لگا ہماری زندگی میں وہ دو کھوتے ہیں ہی نہیں، بس تم، میں اور ہماری زارا حیات ہے۔ زارا حیات؟ گلالہ نے اس کی سمت دیکھا۔ ہاں، زارا حیات۔ کیوں، تمہیں اچھا نہیں لگا یہ نام؟ وہ مسکرا دی۔ بہت پیارا ہے لیکن میرے بیٹوں سے زیادہ نہیں، تو آپ خاموشی سے انہیں لے آئیں۔ اوکے سرکار، آ جائیں گے وہ کل۔ تھینک یو، وہ مسکرائی۔ اب سو جاؤ، وہ بولا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ سکون اور چین اس کے دل میں ٹھہر گیا تھا۔ زرتاش نے چوڑیاں اپنے ہاتھوں میں پہنی اور ہاتھوں میں مہندی دیکھی تھی۔ وہ ہلکا سا شرما گئی۔ سرخ جوڑا جس کی لمبی قمیض کیپری تھا، قمیض کا گلا آگے اور پیچھے سے کافی گہرا تھا، یہاں تک کہ اس کا تل بھی واضح دکھ رہا تھا، جو آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ایسا لباس پہنا ہی پہلی بار تھا اس نے۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور ہلکی سی جویلری پہن کر اس نے جب اپنے پرفیوم کی سمت ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ ایک دم رکا۔ اس نے براق کی خوشبو اٹھا کر خود میں اچھے سے لگا لی۔ کمرے میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اس سارے کمرے میں ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ ہلی، اس کی چھنچناہٹ کمرے میں گونج گئی خوبصورتی سے۔ پورے کمرے میں پھولوں کی خوشبو تھی، جبکہ ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ پھولوں کی خوشبو اس کے ہاتھ میں موجود گجروں کی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنا موبائل ایک طرف رکھتی دوپٹہ لے کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ دل میں ہلکی ہلکی سی گدگداہٹ تھی، دل کی دھڑکن جیسے ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر پھر بھی انگلیوں کی لرزش چھپ نہیں رہی تھی۔ سرخ جوڑے کا دوپٹہ بار بار شانے سے پھسلتا اور وہ دھیرے سے اسے سنبھال لیتی۔ آج وہ مکمل ہو جاتی۔ دل میں عجیب سا شور تھا، شرم، گھبراہٹ، خوشی، خوف اور ایک انجانی سی بے چینی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چند لمحوں بعد دروازہ کھلے گا اور وہ اندر آئے گا، جس کے نام کے ساتھ اب اس کی پوری زندگی جڑ چکی ہے۔ اسے اپنی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ ہر آہٹ پر اس کی پلکیں بے اختیار اٹھ جاتی، پھر فوراً جھک جاتی۔ لبوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں گے؟ کیا اس سے میں اچھی لگوں گی؟ کیا میں اس سے نظریں ملا سکوں گی آج؟ یہ سوال اس کے دل میں بار بار ابھر رہے تھے۔ پھر اچانک دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کا سانس جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ لگا ابھی سب سن لیں گے۔ اس نے بے اختیار اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے تھام لیا اور سوچنے لگی کہ وہ کہاں بیٹھے، مطلب بیڈ پر بیٹھے۔ لیکن وہ دلہن تو نہیں تھی۔ یا صوفے پر بیٹھ جائے یا کھڑی ہی رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لمحہ جس کے بارے میں ہر لڑکی کبھی نہ کبھی خواب دیکھتی ہے، آج اس کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ خاموش قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی نرم روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی، گلاب کی خوشبو اور پھر سب سے خاص اس کی اپنی خوشبو کمرے میں چاروں سمت تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں سامنے کھڑی لڑکی پر جا ٹھہریں اور جیسے وہ وہیں رک گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے قدم ساخت ہو گئے۔ شاید اس نے ایسا حسن سوچا تو تھا، مگر حقیقت خواب سے کہیں زیادہ حسین نکلی تھی۔ سرخ لباس میں زرتاش واقعی اس کے ہر خواب جیسی لگ رہی تھی۔ ہلکے کانپتے ہاتھ، جھکی نظریں، شرم سے سرخ ہوتے گال اور چہرے پر وہ معصومیت کہ اس کا دل بے اختیار مسکرا اٹھا۔ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا، مگر نظریں اب بھی اس کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ پھر اس نے ہلکی حیران سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا۔ سچ بتائے، اس کی آواز میں بے اختیار نرمی اتر آئی، ہمیں لگا تھا تم خوبصورت لگے گا ہمارے رنگ میں، مگر تم تو ہمارا سوچ سے بھی زیادہ حسین نکلا ہے۔ زرتاش کی پلکیں مزید جھک گئیں، دل کی دھڑکن اب پہلے سے کہیں زیادہ بے قابو ہو چکی تھی۔ ایک لمحہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے اس حسن کو لفظوں میں سمیٹنا آسان نہ ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، اگر آج ہمیں پہلی بار محبت کا مطلب سمجھ لگا ہے تو شاید وہ تمہیں دیکھ کر ہی لگا۔ اس کی نظریں اب بھی حیرت سے اس کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی، جیسے وہ یقین ہی نہ کر پا رہا ہو کہ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی تھی۔ ان چوڑیوں سے، ہاتھوں میں پائل کی چھنچن سے، اس سرخ لباس میں وہ اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی علاقائی زبان میں اس کی تعریف کرنے لگا۔
तुम्हारे चेहरे की कसम मैं तुमसे नजरें ही नहीं हटा पा रहा। उसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, तुम आज जन्नत की हूर लग रही हो। फिर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे अभी भी उसके हुस्न पर यकीन न आ रहा हो। उसके शर्माने पर उसके बाजुओं पर नरमी से अपनी उंगलियों को हरकत देने लगा। तुम्हारा ये शर्माए हुई आंखें और मासूम मुस्कुराहट किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। इसने आहिस्ती से इसके दुपट्टे को शाने से हटाया। जरताश अपने दिल की आवाज़ कानों में सुन सकती थी। अनारदाना, तुम आज फुल फॉर्म में लग रहा है, हमें ढेर करेगा क्या? वो दिल पर हाथ रखता गहरा सांस खींचता बेड पर गिरा। वो शर्मा कर अपने बालों को कान के पीछे कर गई, जबकि उसे मध्यम मुस्कुराहट से देखते रहा। वो मुझे भूख भी लगी है। उसे मुसलसल टिकटिकी बांध कर देखने पर कंफ्यूज सी बोली, आए हम इलाज करें तुम्हारी भूख का। वो आंख दबाकर उसे बिस्तर पर बुलाने लगा। मेरा मतलब खाने वाली भूख। वल्लभ भीज गई। हम भी खाने वाली भूख की बात करता है लड़की। आए हमारे पास, हम खा कर बताएगा तुमको तुम कितना जायकादार है। उसकी बातों से कान तक सुर्ख हो गई। हद करते हैं आप। फिर जरा झुंझला कर वो सोफे पर बैठ गई। बुर्राक ने हंसकर मुलाजिम से अपने कमरे में खाना मंगाया था। मतलब आज तुमने खुद पर इतना जोर डाला कि हमारे वास्ते खाना पकाना भूल गया। वो बोला तो वो शर्मिंदा सी हुई। मैं बना लाती हूँ। अरे नहीं महबूबा, जान निसार हमारा तुम पर। तुम बैठे, आज खाना हम खिलाएगा तुमको। उठकर खुद भी सोफे के पास आया और उसका हाथ पकड़ गया। तुमको पता है जाना, प्यार कैसा होता है? उसके शाने पर हाथ फैलाता, आदत के मुताबिक उसे खुद में भरता, बहुत नजदीकी से पूछ रहा था। एहसास से, उसने जवाब दिया। और एहसास कब होता है? उसकी आंखों में देखने लगा। जब कोई दिल में घर बना ले। जरताश मुस्कुराई तो वो मुंह बना गया। हमारा दिल का प्लॉट जरा महंगा है लड़की, तुम तो सस्ते में घर बना गया। जरताश ने चौंक कर देखा। आप सच? इसे यकीन ना आया। यकीनी बेयकीनी से उसे देखती रही कि वाकई वो इसके दिल में घर बना गई थी। हाँ तो तुम्हारा ये कमबख्त अदाएं हमें कहीं और फटकने ही नहीं देता। वो बोला तो जरताश जोश में उसके सीने से लग गई। बुर्राक ने उसकी कमर पर बाजू बांध कर उसे खुद में भींच लिया। उसके इतने करीब आ चुका था कि जरताश को अपनी सांसें तक बिखरती हुई महसूस हुई। तुमको अंदाजा भी है? उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। हमारे लिए ये एहसास वाकई अनोखा है। तुम लड़की बड़ा चालाक है, हमें मोहब्बत पर मजबूर कर गया। और सीने में भींची उसके कान की लो को होंठों से छूते बोला। इसकी आवाज़ में ऐसी शिद्दत थी कि जरताश की धड़कन मजीद बेतरतीब हो गई। फिर उसने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ संभाल रहा हो। उसकी उंगलियां उसके रुखसारों को छूती हुई ठहरी और अगले ही लम्हे वो झुककर उसके शिद्दत थी कि जरताश की धड़कन मजीद बेतरतीब हो गई। फिर इसने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ संभाल रहा हो। उसकी उंगलियां उसके रुखसारों को छूती हुई ठहरी और अगले ही लम्हे वो झुककर उसके लबों के करीब आ गया। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ गईं और फिर उसने उसके लबों को निहायत शिद्दत मगर बेहद मोहब्बत से छू लिया। वो सिर्फ लम्स नहीं था, वो जैसे दबी हुई मोहब्बत और फिर उसने उसके लबों को निहायत शिद्दत मगर बेहद मोहब्बत से छू लिया। वो सिर्फ लम्स नहीं था, वो जैसे दबी हुई मोहब्बत का एतराफ़ था। उसके लबों की नरमी, उसकी बेख्तियार कुर्बत और उसकी सांसों की गर्मी, सब कुछ जरताश के वजूद में एक अजीब सी लर्जिश उतार रहे थे। वो कभी धीरे से उसके लबों को छूता, कभी जैसे बेख्तियार होकर उसकी कुर्बत में मजीद खो जाता। उसकी मोहब्बत में एक जुनून था, मगर वो जुनून भी ऐसा जो तकलीफ नहीं, सिर्फ चाहत महसूस करवाता। जरताश ने घबरा कर उसे दूर करना चाहा, तभी दरवाज़ा मुलाजिम ने बजा दिया। बुर्राक उससे फासला बना गया। जरताश की सांसें बेहंगम थी और बुर्राक पर अजीब खुमार चढ़ गया था। उसने मुलाजिम से अंदर ट्रॉली खींच कर ली और दरवाज़ा झटके से बंद किया। जरताश उसके सिम देख रही थी। उसके लबों पर लिपस्टिक फैल गई थी। उसने खाना वहीं छोड़ा। खाना कल खाए, आज कुछ नहीं मिलेगा तुमको, वो बोला और उसे खींच कर खड़ा किया और उठा लिया बाजुओं में। जरताश उसके चेहरे पर जज्बात देख सकती थी। उसके अंदाज में जरताश की तलब थी। इसने जरताश को बेड पर धकेला। उसकी बिखरती सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने अपनी शर्ट उतारी और उस पर गिरा। जरताश उसके नीचे दबती बेड पर धंस गई। वो चाहत से उसकी गर्दन उसके गालों तो कभी उसके होठों को छू रहा था और फिर कुछ तवक्कुफ से हटा। वो खुद को संभालता उसकी सिम देखने लगा। उसकी आंखों में शरारती चमक थी। तुम्हारा वो करीम कहाँ है? उसके सवाल पर जरताश के तोते ही उड़ गए। नहीं बुर्राक। वो उसे पकड़ने लगी, जबकि बुर्राक को याद था उसने कहाँ रखी थी। जरताश ने उसके अंदर उसकी शानदार पर्सनैलिटी और वजाहत को देखा था। वो कितना भरपूर मर्द था। वो वापस लौटा तो मुस्कुराहट दबा रहा था। जरताश को लगा वो आज पागल ही हो जाएगी। कितना बेशरम पठान था ये। वो करीम हाथों में निकाल गया। जरताश अपना चेहरा छुपा गई। अनारदाना, एक लम्हे में खुद को इन कपड़ा वपड़ा से आज़ाद करे। बुर्राक। वो कांपते वजूद से सिमटती जा रही थी। बुर्राक ने उसकी एक न सुनी और अपनी मनमानी पूरी करता हुआ अपने नर्म निगाहों से उसे देख रहा था। जरताश जोर से आंखें भींच चुकी थी। बुर्राक का क्या क्या बुरा, और वो उसे खुद में समेट गया। उसने उसके सोते हुए चेहरे की तरफ देखा, जो उसके बाजुओं में किसी छोटे बच्चे की तरह सिमटा हुआ था। क्या वो इससे मुकम्मल मोहब्बत नहीं करता था? वो पुरसोच थी, क्योंकि आज भी उसने उसे मुकम्मल नहीं किया। जरताश उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर गई। कई सोचें थी जो अब भी उसे परेशान कर रही थी।